माय फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक नंबर 3 करेंगे जिसका नाम है प्रतिभाशाली बालक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा, उसकी पहचान, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता, समस्याएं एवं उनके जो शैक्षिक प्रावधान होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब हम प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा से। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ये वे बालक होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। यानी कि जो एक सामान्य बच्चा है, ये बच्चा जो सामान्य है, ये किसी भी कार्य को 2 मिनट में सीख रहा है। वहीं जो प्रतिभाशाली बालक है, ये उस कार्य को 1 मिनट में सीख लेता है। ठीक है, तो यानी कि जो उनकी बौद्धिक क्षमता है वो कैसी है, सामान्य बालकों की अपेक्षा में अधिक है। और यह बालक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी विशिष्ट प्रदर्शन करते हैं। यानी कि ये हर क्षेत्र में अपना जो प्रदर्शन होता है उसको कैसा देते हैं, ये विशिष्ट करते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार देख लेते हैं अब हम। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे बालकों की जो बौद्धिक बुद्धि लब्धि होती है, यानी कि आईक्यू लेवल जो होता है वो 1 से 140 से ऊपर होता है। ठीक है, कितना होता है, 140 से ऊपर होता है उनका बौद्धिक लब्धि, यानी कि आईक्यू लेवल। कौन किनका, प्रतिभाशाली बालक का। ये संगीत में, कला में, सामाजिक जो नेतृत्व है, गणित, कला, विज्ञान, लेखन और जो दूसरे विभिन्न क्षेत्रों में भी ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा। तो देखते हैं अब हम टर्मन के अनुसार ऐसे बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कैसी होती है, 140 से ऊपर होती है। इसके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो आईक्यू लेवल होता है वो कितना होता है, 140 से ऊपर होता है। तो ये परिभाषा दी है हमारी टर्मन ने। अब हम देखते हैं वीटी के अनुसार जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो संगीत, कला, सामाजिक नेतृत्व तथा जो दूसरे विभिन्न क्षेत्रों में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अब देखते हैं क्रिकेर के अनुसार जो प्रतिभाशाली बालकों में जो श्रेष्ठ योग्यता होती है, इसके द्वारा तथ्यों, विचारों तथा संबंधों के साथ जो कार्य को पूर्ण किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो आईक्यू है हमारा, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, ये जो हम देख पा रहे हैं ये है आईक्यू निकालने का फॉर्मूला। बौद्धिक लब्धि होती है आईक्यू, मानसिक एज जो होती है, मेंटल एज होती है, उसको मानसिक आयु बोलते हैं। वास्तविक जो आयु होती है उसको क्रॉनिकल एज बोलते हैं। ठीक है, उसको इनटू करना होता है 100 से। यानी कि जो आईक्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, मानसिक आयु को भाग देना होता है वास्तविक आयु से और गुणा करनी पड़ती है 100 से, तब हमारा आईक्यू निकल के आता है। तो चलिए अब हम जानते हैं प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो परीक्षण है उनके आधार पर भी हम बुद्धि के परीक्षणों के आधार पर हम प्रतिभाशाली बालक की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि मौखिक जो बौद्धिक परीक्षण होते हैं उनके द्वारा, क्रियात्मक जो बौद्धिक परीक्षण उनके द्वारा, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, व्यक्तित्व, अभियोग्यता और जो अमौखिक बौद्धिक परीक्षण होते हैं उनके द्वारा भी हम इसकी जांच कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आता है हमारा, अभिलेखों के आधार पर भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे कि संचय अभिलेख के द्वारा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र अभिलेख के द्वारा, निर्देशन और जो परामर्श अभिलेख होते हैं उनके द्वारा, यहाँ तक कि जो स्वास्थ्य अभिलेख होते हैं उनके द्वारा भी हम प्रतिभाशाली बालक की पहचान कर सकते हैं। और मानसिक जो प्रगति अभिलेख है उसके द्वारा भी हम इनकी पहचान कर सकते हैं। अब एक जो शिक्षक निरीक्षण के आधार पर भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे कि कक्षा का व्यवहार जो निरीक्षण के द्वारा होता है, और जो कक्षा के बाहर, यानी कि एक टीचर बच्चे को कक्षा के बाहर और कक्षा के भीतर उसकी पहचान करके भी ये बता सकता है कि ये प्रतिभाशाली बालक है या नहीं। कैसे, अब हम ये जानते हैं। ठीक है, एक शिक्षक को किस आधार पे ये बता सकता है कि वो प्रतिभाशाली बालक है या नहीं, इस चीज़ का हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जो शिक्षक होता है वो शिक्षा के निरीक्षण द्वारा बालक का व्यवहार, उसकी रुचि, योग्यता, क्षमता का ज्ञान प्राप्त कर प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जाती है। यानी कि कोई भी शिक्षक या कोई भी व्यक्ति किसी अगर प्रतिभाशाली बालक की पहचान कर पा रहा है तो वह उस बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता के आधार पर ही उसकी पहचान कर पा रहा है। ठीक है,
जो विभिन्न प्रकार के अभिलेख हैं उनके आधार पर भी किसी भी विद्यार्थी की प्रतिभा को पहचाना जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से संचय अभिलेख, स्थानांतरण अभिलेख और स्वास्थ्य अभिलेख इत्यादि संबंधित अभिलेख हैं। अब देखते हैं प्रतिभाशाली बालक की विशेषता। तो इसकी जो जैसे कि हम देख पा रहे हैं जो फ़ोटो है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक बल्ब है, यानी कि बच्चा उसके क्या है बहुत जल्दी आइडिया आता है, तो बल्ब उसका प्रतीक है। उसको ग्लोब की बहुत अच्छी नॉलेज है, हर चीज़ को वो बहुत अच्छे से कर पा रहा है, तो वो क्या है प्रतिभाशाली बालक है। जैसे कि जो प्रतिभाशाली बालक है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है 140 से ऊपर होती है, ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि वह बालक जो रटने की वजह समझने में अधिक विश्वास रखते हैं, यानी कि वो चीज़ों को क्या करते हैं समझने में विश्वास रखते हैं, यानी कि उसको जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं, ना कि याद करने की। ठीक है, रटने की नहीं कोशिश करते। उनका जो शब्द भंडार होता है वो कैसा होता है विस्तृत होता है। प्रतिभाशाली बालक का जो शब्द भंडार है वो कैसा होता है विस्तृत है, यानी कि उस बालक को बहुत ही ज़्यादा शब्दों की नॉलेज होती है। ठीक है, ये कोई भी कठिन कार्य हो उसको सुगमता से पूरक कर लेते हैं, यानी कि उसको बहुत जल्दी ही पूरा कर लेते हैं, कितना भी कठिन कार्य इन बच्चों को दिया जाए। इनका जो बालकों का जो चिंतन होता है वो कैसा होता है मौलिक चिंतन का ये होता है। ठीक है, इनकी जो ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है वो कैसा होता है तीव्र गति से होता है। देखिए, प्रतिभाशाली बालक की ज्ञानेंद्रियों का विकास तेजी से होगा तभी तो वो प्रतिभाशाली बालक कहला रहा है। अगर उसका विकास धीमी गति से होगा तो वो प्रतिभाशाली बालक नहीं कहलाएगा। ठीक है, इनमें क्या होता है सृजनशीलता का गुण पाया जाता है, यानी क्रिएटिविटी का इनके अंदर गुण पाया जाता है। और ये किसी भी चीज़ को सुगमता से याद कर लेते हैं, यानी कि बहुत जल्दी उस नॉलेज को, जो प्रतिभाशाली बालक है ये किसी भी चीज़ को सुगमता से याद कर लेते हैं, यानी कि इनको कोई भी टॉपिक दिया जाए ये बहुत जल्दी उसको याद कर लेते हैं। ऐसे बालकों के अंदर क्या है सोचने की और अर्थ को बहुत जल्दी पहचानने की, और उससे जिस चीज़ को उन्होंने अर्थ पहचाना है उसको किससे उसका संबंध है इस चीज़ की भी निकालने की उनके अंदर बहुत दक्षता होती है। ठीक है, ऐसे पर जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनमें सीखने की रुचि भी अधिक होती है। अब हमने जाना कि प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा, विशेषता और मनोवैज्ञानिकों के आधार पर उनकी परिभाषा। अब हम जानते हैं प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं। अब प्रतिभाशाली बालक हैं उनके अंदर कई सारी समस्याएं पाई जाती हैं, जैसे कि परिवार समायोजन की समस्या सबसे पहले आती है। ठीक है, फिर स्कूल समायोजन की 3rd नंबर पे आती है समाज समायोजन में, और स्कूल और अभिनय का विकास नहीं हो पाता इनका। ये सभी जो समस्या इनके अंदर पाई जाती हैं। चलिए एक एक करके अब हम इनको जानते हैं। तो अभी हम आता है पहला परिवार समायोजन। देखिए, जो माता पिता हैं वो अपने बालकों को भी प्रतिभाओं को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चा जो है अपने आप को क्या करता है उसको सहयोग नहीं मिल पाता। ठीक है, सहयोग नहीं मिल पाएगा तो उसकी क्या होगा, उसकी जो प्रतिभाएं हैं उनका अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, और वो बालक अपने घर में ही अपने आप को कैसा महसूस करेगा, असुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा। ठीक है, इसलिए माता पिता को ये चाहिए कि वो अपने बच्चे की हर इच्छाओं पर ध्यान दे कि वो क्या चाहता है, और उसकी हर एक प्रतिभा पर भी ध्यान रखें। अगर किसी बच्चे को उसकी प्रतिभा के अनुसार शिक्षा मिल जाती है तो वो अपनी प्रतिभा में बहुत आगे चला जाता है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा स्कूल समायोजन। ठीक है, स्कूल में प्रवेश सामान्य बालकों की तरह होता है। ठीक है, जो इस स्कूल का जो मतलब वातावरण है या इन्वायरमेंट है वो कैसा होता है सामान्य बालकों के लिए या सामान्य बालकों की तरह ही होता है। परंतु जो प्रतिभाशाली बालक है उसकी जो मानसिक समस्या है वो अधिक तीव्र होती हैं, यानी कि उनको क्या होता है इसके अंदर बहुत जल्दी चीज़ों को जानने की इच्छा होती है, बहुत जल्दी उसका कारण पता करने की, उसकी समस्या का उससे संबंध, उसके अर्थ को निकालने की, ये सभी समस्याएं उसके अंदर होती हैं। तो वो क्या करता है, वो इन साधारण वातावरण में अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर पाता है। ठीक है, वो कैसा महसूस करता है, संतुष्ट महसूस नहीं हो पाता है उसको। वह हर समय कोई नई चीज़ जानने की जिज्ञासु प्रवृत्ति होने के कारण ऐसे बालकों पर क्या होता है उसके अध्यापकों का और उसके जो साथी हैं उनका साथ जो है उसका अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। मतलब कि जो उनके साथी होते हैं या अध्यापक होते हैं वो अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं, तो वे क्या होते हैं, वो सामान्य बालकों से क्या करते हैं, ईर्ष्या करने लग जाते हैं। ठीक है, अब एक आता है समाज में।
जो बुद्धि है उसमें उत्तम होने के कारण प्रतिभाशाली बालकों को सीखने के लिए साथी नहीं मिल पाते हैं। इस कारण क्या होता है, उनमें सामाजिक कुंठा पैदा होने लग जाती है और वो अपने जो रीति रिवाज हैं या फिर अपने जो समुदाय हैं उनसे बचना चाहता है। ठीक है, वो उसमें अपने आपको सही से समायोजित नहीं कर पाता है। अब जो स्कूल विषय और विषय व्यवस्था का जो चयन है वह भी उसकी एक समस्या है, क्योंकि जो सामान्य बालक होगा वो तो मतलब हर विषय में ठीक प्रदर्शन करता है, लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक है उसको और अधिक जानने की रुचि होती है। ठीक है, उसको समुचित विकास के लिए एक विषय का चयन करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वह क्या चाहता है कि वो हर चीज़ में अपने प्रदर्शन अच्छा करे। तो यह भी उसके लिए एक समस्या है, क्योंकि स्कूल में तो गिने चुने ही जो सब्जेक्ट हैं या फिर विषय हैं वो उसको मिलते हैं और वो उनमें अपने आप को कठिनाई महसूस करने लगता है। ठीक है, तो वो विषय संबंधित जो व्यवस्था है उसमें अपने आप को कैसा महसूस करता है, वो बाधा उत्पन्न उसको होने लगती है, वो असमंजस जैसा महसूस करने लग जाता है। अभिमान जो है उसका विकास, कई बार क्या होता है कक्षा में प्रतिभाशाली बालकों की जो ओर से क्या होता है अध्यापक द्वारा अधिक ध्यान नहीं दे पाने के कारण क्या होता है, वो अच्छे से अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो टीचर है उसको सभी बच्चों को समान समझना पड़ेगा और समान ही उनको एजुकेशन उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी और एक एक बच्चे को अच्छे से उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो टीचर क्या करते हैं, जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी विशेषताओं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस कारण क्या होता है, अध्यापक और शिक्षक के बीच में अच्छा संबंध नहीं बन पाते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं। ठीक है, अब क्या है, शिक्षण विधियाँ, ये भी एक समस्या होती है, क्योंकि जो सामान्य बालक है उसके लिए क्या होगा, सामान्य बालक के लिए जो सामान्य शिक्षण की विधियाँ अपनाई जाती हैं, लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक है उसको क्या चाहिए, उसकी जो संतुष्टि है वो उसको नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो बार बार उसके कक्षा में उसके सामने समस्या उत्पन्न होती जा रही है। इसलिए वो कक्षा में सामान्य वातावरण में अपने आप को संतुष्ट महसूस नहीं कर पा रहा है। यह भी उसके लिए कठिनाई का माहौल बन जाता है, क्योंकि सामान्य बालक तो सामान्य कक्षा में अच्छे से पढ़ पा रहा है, लेकिन प्रतिभाशाली बालक की जो संतुष्टि है वो नहीं हो पा रही है उसको, जिसके कारण क्या होता है, उसके अंदर सामाजिक कठिनाइयाँ महसूस उसको होने लगती हैं। ठीक है, जो प्रतिभाशाली बालक है उसके लिए नियोजित विधि निम्न है, यानी कि बच्चे के लिए नियोजित विधि कैसी कैसी हैं। अब देखते हैं हम, पाठ्यक्रम की समृद्धि, यानी बच्चे की जो प्रतिभा है उसको प्रसारित करने में मदद करती है। यानी पाठ्यक्रम जो है, जो प्रतिभाशाली बालक है उसके लिए कैसा जो पाठ्यक्रम है वो कैसा बनाना चाहिए, बहुत अच्छा बनाना चाहिए, ताकि उसकी जो संतुष्टि है उसको प्राप्त हो सके। श्रेणी जो है उन्नतम होनी चाहिए, यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक है वो, कुछ बच्चे अपनी श्रेणी से उच्च स्तर का सामना करने में सक्षम होते हैं। इसी श्रेणी में उन्नति उनकी प्रतिभा को प्रसारित करती है। ठीक है, जो विशेष कक्षाएं हैं यह भी उनको आयोजित करनी चाहिए, ताकि जो उनको चुनौतीपूर्ण कार्य दिया जा रहा है वह उसमें अपनी प्रतिभा को बढ़ाने का मौका दें और वह अपने प्रतिभा को बढ़ाएं, ताकि वो कुछ और सीख सकें। तो इससे भी क्या उसको मदद मिलेगी प्रतिभाशाली बालक को। ठीक है, अब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक है उसको शिक्षा के लिए उपचारात्मक अध्ययन जो है प्रासंगिक नहीं होता है, यानी कि उसको उपचारात्मक अध्ययन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि जो उपचारात्मक अध्ययन होता है वो किस बालकों के लिए दिया जाता है, वो जो सामान्य बालक होते हैं जिनको समझने में कुछ कमियां आती हैं, ठीक है, वो उन बच्चों के लिए दिया जाता है। लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक है वो पहले से ही इतना समझदार होता है कि उसको उपचारात्मक अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए, उपचारात्मक अध्ययन उन छात्रों को दिया जाता है जिनमें किसी कौशल या योग्यता की कमी होती है या अधिगम में कठिनाई वाले बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये किसको होता है, ये उपचारात्मक अध्ययन जो है ये केवल सामान्य बच्चों के लिए दिया जाता है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब जो हमने ये परिभाषाएं पढ़ी हैं इनमें से हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, या फिर हमें 4 को ऑप्शन दे देंगे, उनमें से हमें एक चीज़ बतानी होगी। जैसे कि ऑप्शन दे दिया कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषता निम्न है, तो पहले दे देंगे प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि है वो 140 प्लस है, उनमें रटने की प्रवृत्ति अधिक होती है,
उनका शब्द भंडार विस्तृत होता है, उनमें सीखने की कुशलता पाई जाती है। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड नंबर आया था रटने की प्रवृत्ति होती है, वो गलत पॉइंट है, क्योंकि उनमें रटने की प्रवृत्ति नहीं होती है, बल्कि वो समझने की प्रवृत्ति पर अधिक ध्यान देते हैं। तो साथियों, इस तरीके के ही क्वेश्चन हमारे पेपर्स में आते हैं। तो चलिए अब हम इस टॉपिक नंबर 3 को ख़त्म करते हैं। अब हम टॉपिक नंबर 4 करेंगे।